राजपथ पर रायसीना हिल के सीने पर गुस्सा उबल रहा था। इस भीड़ का न कोई नेता था, न कोई भाषण दे रहा था, न ही किसी ने बुलाया था। इस गुस्से का कारण थी एक घटना। 16 दिसंबर 2012 को हुई वो घटना जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आमो खास की बदलाव की ये पहल रंग लाई और कुछ ही महीनों में ही संसद ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के कानून में बड़े फेरबदल कर दिए। ये बदलाव उस लोकतंत्र की शक्ति थी जहां जनता सबसे ऊपर है। मेरा नाम अनवारुल हुसैन है। मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले से हूँ। शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूलों में हुई। उसके बाद से कस्बे में आ गए, जो मीरगंज कस्बा है गोपालगंज ज़िले का। वहाँ से मैंने इस्लामी उर्दू एकेडमी जो अल्पसंख्यक स्कूल है, वहाँ से फर्स्ट क्लास 10th पास करने के बाद हम पटना आ गए। पटना कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। अब्बू ने बोला कि सिविल सर्विसेज करो, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में बहुत कम लोग हैं जो आगे पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं अपने बच्चों को। Our democracy is one of the rarest phenomena in the world today. In spite of being a third world country, a developing country, we have successfully over the last 60 odd years established a vibrant democracy which no other third world country could do. In fact, I would say that we are ahead of the advanced countries also, where democracies have turned into majoritarian democracies, where the majority imposes its will on others. Whereas in India, we have taken full care to ensure that the constitution is adhered to and all communities are equally respected. अनवारुल दिल्ली में रहकर प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करता है। वो ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर माने जाने वाली सेवाओं का हिस्सा बनना चाहता है। जाहिर सी बात है, आज लोगों के अंदर ये भावना बढ़ रही है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर, कि हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और ये काफ़ी लोग इस पे जागरूक हुए हैं और जो अधिकार वो समझ जा रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है, तो वो अधिकार पाने के लिए ललायित हो रहे हैं, और जिसके वजह से ये लोकतंत्र जो है वो और शक्तिशाली और मजबूत हो रही है। आज ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में धार्मिक विश्वासों को हिंसा के साथ जोड़ने और इस हिंसा को राष्ट्र राज्य की आत्मा बनाने की असफल कोशिश हो रही है, ऐसे समय में भारत उम्मीद की किरण बनकर सबके सामने खड़ा है। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। अनवारुल हुसैन की कहानी किसी आम भारतीयों की कहानी जैसी ही है, जहां वो परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है और बड़े सपने देखता है। संविधान सारे धार्मिक विश्वासों को फलने फूलने का अवसर देता है। जहां धार्मिक विविधता हमारे विकास का एक कारण है, इस भावना को बल मिलता है हमारे संविधान से। अवसर की समानता को संविधान सभा ने मौलिक अधिकार माना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे खास हिस्सा माना। उन्होंने कहा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि इसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। देश के नागरिक और नागरिकों के अधिकार, उसके बाद ही हम बात करते हैं कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार की सरकार हम बना रहे हैं। तो महत्वपूर्ण देश है, देश के नागरिक हैं, और तब उन देश के नागरिकों की भलाई के लिए सरकार है। तो ये संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम कुणाल गौरव हुआ। मैं बेसिकली दलित फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बड़े स्कूल में जाने के लिए सबसे बड़ी बात दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कितने संसाधन हैं, दूसरी बात आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है।
देश से अंग्रेजों के जाने के बाद जब ये डर था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद क्या सामाजिक सच्चाइयां वही रहेंगी जहां सामाजिक छुआछूत गहरे तक धंसा था। भारत एक संभावनाओं का देश है जहां पर एक सबसे हाशिए पर के व्यक्ति को हमारे संविधान में जगह दी गई है। हमारे संविधान में वर्णित है कि अनुच्छेद 15 के तहत किसी के साथ धर्म, जाति, मूल भेद के आधार पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। संविधान का आदर्श और उद्देश्य ये था कि जो पिछड़े थे वो बराबरी में आए और लोगों की कुछ ऐसा किया जाए कि उनको 10 साल के अंदर, पहले था 10 साल के अंदर औरों की बराबरी में लाया जा सके। अब वो 10 साल के बाद बढ़ते बढ़ते मेरा ख्याल है 70 साल हो गया है। और मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि 65 साल के अंदर, संविधान के 65 साल के अंदर भी हम उन्हें बराबरी पर नहीं ला पाए। संविधान ने ये साफ शब्दों में कहा कि समाज में पीछे रह गए लोगों को अब बराबरी का हक है। अगर आप संविधान के उद्देश्य का प्रीएम्बल को देखें तो उसमें दिया गया कि हम भारत के लोग वगैरह वगैरह, और उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात की गई। लेकिन अंत में कहा गया व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रखने की बात। तो और सब जितने भी अधिकार हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रखना और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रखना। आरक्षण ये एक ऐसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया जिसने समाज में पीछे रह गई एक बड़ी आबादी को 2 कदम ही सही आगे बढ़ा दिया। We are proud of the reservation in the Constitution because without affirmative action, all the historically inherited inequalities would have distorted our democracy. Our democracy would have been only a formal fact without any real significance. गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर, एक लड़का अपने पिता के साथ चाय की दुकान चलाता। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता संभाली। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति और हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की दास्तां है। Our Prime Minister came from the humblest of origins, and that is the beauty, that is the greatness, that is the grandeur of our democracy. Everyone is given a vote. In the Western democracies, they did not give vote to women at the inception. It took them decades and even more than a century to give them right to vote. Whereas in India, from the word go, the Constitution has given the right to universal adult franchise. नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो ऐसे समय को उन्होंने देखा जब उनकी मां हीराबेन दूसरों के घरों में काम करती। भारत में लगभग 3 दशकों बाद किसी राजनीतिक दल ने बहुमत तक पहुंच बनाई और इसका सीधा कारण माना गया नरेंद्र मोदी को। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सालों पहले हम नियति से ये वादा करके चले थे कि लोकतंत्र हमारे लिए न सिर्फ शासन का तरीका होगा बल्कि वो देश के चहुमुखी विकास का कारण भी बनेगा। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की भी है।
26 जनवरी 1950 को हम भारत के लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था का ताना बाना बनाया और दुनिया के इस सबसे बड़े लिखित संविधान ने इतने सालों में ये सुनिश्चित किया कि बहुदलीय शासन पद्धति समाज के हर तबके की आवाज बने। 81 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम दिया। 66% मतदान प्रतिशत के साथ भारत ने चुनावी इतिहास का कीर्तिमान बना दिया। यह हमारा संविधान ही था जिसने बिल्कुल शुरुआत से ही सबको मतदान का अधिकार दिया। लोकतंत्र में सीधी भागीदारी। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो कि विश्व में आने में 20वीं शताब्दी में आकर के अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह आया है। और हमने संविधान शुरू किया अशिक्षा के बावजूद, हमने कहा असमानताओं के बावजूद, हमने कहा कि नहीं। हमारा संविधान अक्षुण्ण रहा है 65 साल तक। द्वितीय महायुद्ध के बाद और जितने संविधान बने करीब करीब सारे के सारे या तो एब्रोगेट हो गए या बदल गए, उनकी जगह नए संविधान आ गए या मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आ गई। लेकिन भारत का एक संविधान ऐसा है जो 65 साल तक अक्षुण्ण रहा है। दिल्ली में कानून की इस छात्रा ने कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। Freedom of speech is at the core of a democracy because you're allowed, you pick your representatives, you vote for them. So if you can't, you don't have the freedom to talk or the freedom of expression to express how you feel or what you feel or say that, because that's a core pillar of democracy. महाराष्ट्र में पालघर की 2 लड़कियों ने फेसबुक पर एक दिवंगत हो चुके राजनेता के बारे में कुछ टिप्पणी की। इस टिप्पणी को आपत्तिजनक माना गया। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी हुई। कुछ महीनों पहले तक धारा 66A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या संचार उपकरणों के जरिए ऐसी सूचना भेजता है जो अत्यधिक आपत्तिजनक या भयभीत करने वाली हो तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आईटी एक्ट की इस धारा के कारण देश भर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई जिसमें कहीं किसी कार्टून के कारण किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं किसी ट्वीट पर बवाल मचा। Such a vague, such a subjective term that it can't to describe a crime or a criminal act as something that is annoying is, it just doesn't make sense. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि आईटी एक्ट की धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1A और अनुच्छेद 21 के भी खिलाफ है और इसे रद्द कर दिया जाए। सालों की परीक्षा ने इन शब्दों को साबित किया कि हमारा संविधान अधिकारों का दस्तावेज है। संविधान निर्माता जानते थे कि देश को राजनीतिक तौर पर ही खड़ा करने के लिए जरूरी होगा कि यहाँ के लोग सशक्त हों। Equality. Article 14 categorically says there should be equality, but it doesn't stop there. Equality, which is formal, is only the starter. After that, you will have to provide special conditions for those people who have lagged behind in history. Therefore, they have created another slab under which they have said that those people who are in similar circumstances must be treated similarly. For example, take women. They are in similar circumstances. You could give them reservation. If they are treated like men, they are denied equality. Equality will only be a formal fact. संविधान निर्माताओं ने इस पर जोर दिया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आएगी। अगर कहीं इसे कम किया जाएगा तो अदालत उसकी रक्षा को आगे आएगा। इमरजेंसी हो नहीं हो तो भी ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनको अमेंडमेंट से भी बदला नहीं जा सकता। ये बहुत मूल, हमारे संविधान के मूल ऐसे वक्त चीज़ें हैं
ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम किसी वे में उनसे हम टिंकर नहीं कर सकते, उनको परिवर्तन नहीं ला सकते। आर्थिक तंगी इसके राह में बार बार खड़ी हो रही थी। दिल्ली का सोमवीर, उसे अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद की दरकार थी। उसके जैसे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, लेकिन उसके लिए सोमवीर को दरकार थी एक अदद जाति प्रमाण पत्र की। लेकिन उसके आगे कई किंतु परंतु थे। स्कूल में जो मांगते थे कि एससी का सर्टिफिकेट लाओ, उससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, तो हमने इसे अप्लाई करा 24 तारीख में। तो फिर मैं जमा करने गया इसे, तो वहाँ पे जमा करा था मैंने। तो फिर मैं उसके 1 महीने बाद गया, 15 दिन में तो इंक्वायरी हो जाती है, 21 दिन में बन के दे देते हैं। फिर मैं गया उसके बाद, तो ये मुझसे ये कहते थे कि 1 महीने बाद आना। फिर मैं उस दिन भी गया, तो फिर भी यही बात कही उन्होंने कि 1 महीने बाद आना। देखिए, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो कितनी सशक्त हैं। तो इन सारी संस्थाओं का सशक्तिकरण ही लोकतंत्र का सशक्तिकरण है। और इन सब संस्थाओं में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उससे लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है। सोमवीर को आखिरकार सफलता मिली और सूचना के अधिकार के इस्तेमाल ने सोमवीर जैसे करोड़ों लोगों की कहानी बदल दी। मैं परेशान हो गया। फिर अशोक भैया ने RTI लगाई। जब उसने ये बोला ना कि बन गया, तो मैं लगा हाँ, अगर मुझे पहले जानकारी होती तो मैं पहले कर लेता, तो इतना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। RTI एक्ट जो बना है ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी के ही अनुसरण में है। आर्टिकल 19 अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सूचना को देना, सरकारी एजेंसियों द्वारा पब्लिक को सूचना को देना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। तो इसलिए जो RTI है ये आर्टिकल 19 को ही आगे ले जाता है। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस कदम ने हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शिता के नए मुकाम तक पहुंचा दिया। जानकारों ने तब इसे इतिहास का सबसे बड़ा दांव कहा था। चर्चिल जैसे दिग्गजों ने कहा था कि एक गरीब, विविधताओं से भरपूर और बटा हुआ देश तार्किक रूप से लंबे समय तक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकशाही कायम नहीं रख पाएगा। लेकिन देश की प्रतिभाओं ने कुछ और ही तय कर रखा था। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन उसे सच्चे अर्थों में गणतंत्र अभी बनना था, जो नियमों कानूनों के खंभों पर टिका हो। संविधान सभा बनी और इस सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। संविधान निर्माताओं ने एक बात रखी थी कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बांधना नहीं चाहते, किसी इज्म से, किसी वाद से बांधना नहीं चाहते। बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार, बदलती हुई सामाजिक स्थितियों के अनुसार जब जब आवश्यक हो तो संविधान ऐसा हो जो उसके लिए उचित साबित हो, और अगर आवश्यकता हो तो उसमें संशोधन किए जा सके। संविधान हमारे सामने अधिकारों के दस्तावेज के रूप में सामने तो आता है, लेकिन वो राज्य यानी सरकारों पर निर्देशक तत्वों के जरिए एक लक्ष्य भी निर्धारित करता है। जिस समय अधिकारों को समेटा जा रहा था आपस में टोकरी बना करके कि भाई ये भी अधिकार दो, ये भी अधिकार दो, इन अधिकारों की भी आवश्यकता है, तो सब सारे इकट्ठे हो गए तो टोकरी इतनी बड़ी हो गई। जब टोकरी बड़ी हो गई तो लगा कि भाई अब अगर सारे मूलभूत अधिकार बन गए तो भारतीय राज्य की जो क्षमता है वो तो अभी कम है, लेकिन जो प्योरली बिल्कुल शुद्ध रूप से पॉजिटिव अधिकार थे
मगर वो सारे के सारे अधिकार ऐसे रखे गए कि राज्य अपनी नीतियों में उनको डालेगा और नीतियां उनके आधार पर बनाएगा, ताकि भविष्य में उन सकारात्मक अधिकारों के बल पर लोगों को और सबलता प्रदान हो। संविधान ने हमें निर्देशक तत्वों के जरिए कहा कि राज्य ये कोशिश करेगा कि बच्चों को शुरुआती शिक्षा मुफ्त में दी जाए, जो सबके लिए जरूरी हो। दशकों बाद ये कोशिश रंग लाई और साल 2009 में संसद ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। धीरे धीरे जैसे हमारी इवॉल्व होती रही डेमोक्रेसी, तो हमने अपने हकों को बढ़ाना शुरू करा। अब जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। इसी कड़ी में मनरेगा जैसे पहल भी आते हैं जो संविधान की उस भावना को जमीन पर उतारते हैं जो कहता है कि देश में लोगों को काम पाना और देना राज्य सुनिश्चित करेगा। संविधान सभा के अंतिम 2 दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने एक बात कही थी कि संविधान अच्छा है या अच्छा नहीं है, इस बात पर निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले लोग कैसे आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर वो सच्चरित्र हुए, अगर वो निष्ठावान हुए, अगर वो छोटे छोटे समूहों में बंटकर और उन हितों के प्रति समर्पित नहीं हुए और राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि रहा, तो संविधान बुरा भी है तो अच्छा साबित होगा। और अगर वो ऐसे नहीं हुए तो संविधान कितना ही अच्छा हो, वो कुछ नहीं कर सकता देश के लिए। आज हमारा देश महाशक्ति बनने के मुहाने पर खड़ा है। तेज विकास और बेहतर कल का भरोसा हमें ऊर्जा दे रहा है। लेकिन ऐसे में संविधान हमसे गुहार लगाता है कि अब वक्त कर्तव्यों की ओर देखने का भी है। During the national emergency during 1976, the 42nd amendment took place, and that amendment brought in fundamental duties inspired by the constitution of the ex-USSR, where the citizens are conferred with certain duties. मेरी जो स्वाधीनता है वो आपकी स्वाधीनता से मर्यादित है। एक व्यक्ति की स्वाधीनता और सब व्यक्तियों की स्वाधीनता से मर्यादित है। तो इसलिए कई बार होता यह है कि हम अधिकारों पर तो बल देते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार क्या दिए हैं, लेकिन जो कर्तव्य संविधान ने नागरिकों के ऊपर लगाए हैं उन पर ध्यान नहीं देते। संविधान हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके आदर्शों, राष्ट्र के प्रतीकों जैसे ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मूल कर्तव्यों में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि हम अपने देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, तो साथ ही मूल कर्तव्य कहते हैं कि हम कुरीतियों से दूर रहकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और निरंतर देश के विकास के लिए समर्पित रहें। अधिकारों की मांग और स्थापना 100% जरूरी है, लेकिन ऐसे में संविधान अपने पूरे स्वरूप में तब तक जमीन पर नहीं उतर सकता जब तक उसकी कल्याणकारी आत्मा हम सब में समाहित न हो जाए।